नमस्कार दोस्तों। आज का जो घटनाक्रम है, आज की जो वारदात है, आज का जो कांड है, वो बहुत ही सोचने पे आपको मजबूर करेगा। ऐसा जघन्य अपराध जो कि कभी व्यक्ति कल्पना ही नहीं कर सकता था, ऐसा कोई इल्म ही नहीं था कि कोई ऐसा भी कर सकता है। आज का जो राज्य है उत्तर प्रदेश का ज़िला है कानपुर का एक थाना है बिधनू में, जो कि न्यू आज़ाद नगर स्थित प्रयाग विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, गंगा विहार कॉलोनी, न्यू आज़ाद नगर, वहाँ का 31 जुलाई 2023 अभी हालिया की घटना है। 31 जुलाई 2023 दिन था सोमवार। शनिवार और इतवार को छुट्टी रही थी विद्यालय में। सोमवार को विद्यालय खुला था और 11:30 बजे इंटरवल के समय के करीब जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। सभी लड़के इधर उधर भागने लगते हैं और खबर अध्यापक और प्रधानाचार्य के पास जाती है और सभी लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि हत्या हो गई, हत्या हो गई। ऐसे में प्रधानाचार्य पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नीलेंद्र तिवारी कक्षा 10 का छात्र को उसके सहपाठी ने ही, उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे ने ही निर्मम तरीके से चाकुओं से, धारदार चाकू से गले पर और कंधे के पास करीब 15 से 20 वार किए थे। और जब वो वार कर रहा था तो वहाँ के लड़के, वहाँ की लड़कियाँ, वहाँ पर जितने भी बच्चे उपस्थित थे, कुछ तो डर के वहाँ से भाग जाते हैं और कुछ तो इतना डर जाते हैं कि देखने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। लेकिन जो व्यक्ति उस लड़के की हत्या कर रहा था, उसको ना अपने किसी भी दोस्त का डर था, ना विद्यालय प्रशासन का डर था, ना वहाँ के अध्यापकों का कोई भय था और ना प्रकार से वो किसी प्रकार से कोई चिंतित था। उसका इरादा ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले से ही हत्या का प्लान बनाया हो। प्रधानाचार्य तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते हैं, कुछ कक्षा अध्यापक वहां पर पहुंचते हैं और 2 लड़के हिम्मत करके उसको पीछे से जाकर पकड़ते हैं और जब उससे चाकू को छीना जाता है तो वो चाकू की पकड़ उस पर इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि वो चाकू को छोड़ता ही नहीं है। और तब तक इतने ज़्यादा वार हो चुके थे कि नीलेंद्र मरणासन्न अवस्था में हो चुका था। तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाता है 112 पर, जो कि नज़दीकी थाना था, आज़ाद नगर चौकी थी, थाना बिधनू। वहाँ के जो थाना प्रभारी थे प्रद्युम्न सिंह, वो घटनास्थल पर पहुँचते हैं और जल्द से जल्द बच्चे के लेकर अस्पताल जाया जाता है और अस्पताल में उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। परिवार वाले आते हैं और वहाँ पर बहुत सा रोने पीटने जैसा माहौल बन जाता है। पूरे विद्यालय के लिए सोचने की बात हो जाती है। विद्यालय प्रशासन भी कहीं ना कहीं लापरवाही से ऐसी घटना हुई थी। सभी लोग कहने लगते हैं कि विद्यालय में इतनी जघन्य अपराध हो गया और विद्यालय प्रशासन को पता ही नहीं चल पाया। जब तक घटनाक्रम हो गया तब विद्यालय प्रशासन वहाँ पर पहुँचा और उसके जब बारे में पता किया जाता है कि ये घटनाक्रम उसने क्यों किया है, इस घटनाक्रम के पीछे उसका उद्देश्य क्या था, तो जो कहानी सामने आती है वो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि आज के समय में जो हमारे युवा पीढ़ी के लोग जो ये मोबाइल, टीवी और इंटरनेट की दुनिया में इतना ज़्यादा मशगूल हैं, जिसमें वो आजकल OTT प्लेटफार्म पर एक मिर्ज़ापुर का वेब सीरीज आई हुई थी। इस वेब सीरीज में जो रति शुक्ला और गुड्डू शुक्ला के बीच का संवाद था, उसको इसने बहुत बार देखा था। ये मिर्ज़ापुर वेब सीरीज के गुड्डू शुक्ला के किरदार से बड़ा ही प्रभावित था। ये जब विद्यालय में रहता था तो बार बार ये गुड्डू शुक्ला के डायलॉगों को वहाँ पर पढ़ने वाले छात्रों से
दोहराया करता था, संवाद किया करता था। कभी गुड्डू शुक्ला की तरह की ही एक्टिंग विद्यालय में किया करता था। जैसा कि पहले भी आप लोगों ने सुना होगा, एक विद्यालय में रैगिंग शब्द कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाओं का बहुत बड़ा कारण बना है। इसके अंदर बचपन से ही बहुत ही उदंडता थी, बहुत ही शैतानी थी। ये विद्यालय आता तो ज़रूर था, लेकिन पढ़ने में कम और शैतानी में ज़्यादा मशगूल रहता था, जो वहाँ पर उपस्थित छात्रों ने बताया। और ये भी बताया कि ये हर एक व्यक्ति को कहता था कि मैं तुमको देख लूँगा, और एक दिन जिस दिन मेरे हाथ में रिवाल्वर आएगी तो तुम्हारे मत्थे पे गोली मारूंगा। तो इसकी इस प्रकार के घटनाक्रम से नीलेंद्र से भी इसकी एक दो बार कहा सुनी हुई थी। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि जिस लड़की को नीलेंद्र पसंद करता था, उसी लड़की को कहीं ना कहीं ये भी पसंद करता था। उस लड़की के बारे में ये भी पता चला, इसके ने नीलेंद्र को मना किया था कि उससे दूर रहो, लेकिन उसी में आपस में कहा सुनी हुई, और कहा सुनी में इसने एक दो बार मारधार भी हुई, और मारधार की वजह से उसको लगता था कि अगर मैंने नीलेंद्र को नहीं मारा तो ये मुझको मार देगा। अब उसके घर के लोग वहाँ पर आते हैं और वो पुलिस प्रशासन को और वहाँ अध्यापक और विद्यालय प्रशासन को बहुत ही लापरवाह बताते हैं, और ये भी कहते हैं कि अब यहाँ पर मैं अपने किसी भी बच्चे को नहीं पढ़ाऊँगा। सभी लोग बहुत डरे सहमे, विद्यालय के बच्चे भी बहुत डर जाते हैं। अब पुलिस के मन में भी ये सवाल था कि ये ऐसा घटनाक्रम क्यों किया। जैसा कि वो बच्चा था, 13 साल का बच्चा था, तो जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होती है, पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ नहीं कर सकती। तो पुलिस ने जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जो शादी वर्दी में एक अभिभावक की भांति उससे मिर्ज़ापुर के डायलॉगों के अनुसार बात की, और धीरे धीरे उससे इस हत्या को पीछे का राज जानने का प्रयास किया। जो राज सामने आया तो उसने बताया कि पहले एक दो बार मेरी इससे कहा सुनी हुई थी, और इसीलिए मैंने अपने फूफा की जेब से 200 रुपये चोरी किए थे, और मेरी इसकी लड़ाई 20 तारीख को ही हुई थी, और इसने 23 तारीख को मैंने बिधनू की बाज़ार से एक चाकू भी खरीदा, और मैंने इसको बोला भी था कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा और मुझसे फर्जी की बात मत करो। लेकिन एक 28 तारीख को इसने मेरे पीछे कुछ लड़के लगा दिए थे, जिससे मुझे लगने लगा था कि अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो ये मुझको मार देगा। इसीलिए मैंने कई बार YouTube पर मारने के तरीक़ों का निरीक्षण भी किया, और निरीक्षण करने के बाद ये प्रयास भी किया कि इसको कैसे मारा जाए, ये बचने ना पाए। इसके लिए मैंने 2 लड़कों के माध्यम से मैंने इसको ऊपर बुलाया था। मैं सोच रहा था कि मामला सुलझ जाए, और जब इंटरवल चल रही थी तो वो बच्चे इसको ऊपर लेके आए, लेकिन आपस में फैसला करते करते बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये अपने बस्ते में चाकू 22 तारीख 23 तारीख से ही लाता था, जो कि नीलेंद्र को भी पता था कि ये चाकू लेकर विद्यालय आता है। लेकिन नीलेंद्र को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये उसकी हत्या कर देगा। ना ही ये विद्यालय प्रशासन को पता था, ना ही विद्यालय में पढ़ने वाले अन्य बच्चों को। लेकिन ये आपस में हुई फैसले की बात धीरे धीरे इतनी कहासुनी बढ़ गई कि नीलेंद्र ने तुरंत बस्ते से चाकू निकाला, और धारदार हथियार था, वो चाकू में धार करवा कर भी लाया था। बार बार प्रहार करके उसको 15 या 20 बार इतनी धारदार हथियारों से गोदा कि उसकी मौत हो गई। घाटमपुर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर जयप्रकाश भी बताते हैं कि इसने जो मर्डर किया था वो बिल्कुल प्रोफेशनल मर्डर था, जिसमें उसके गले पर 2-3 इंच के पूरे निशान थे,
और इसने पूरी प्लानिंग के साथ हत्या की थी। इसका मकसद हत्या ही था, सिर्फ हत्या ही था, क्योंकि जिस प्रकार के उसमें साक्ष्य या सबूत पाए गए पोस्टमार्टम में, उसमें 8 या 9 बार गले में धारदार चाकू के निशान बड़े गहराई तक पाए गए हैं। शव का पंचनामा भरकर घाटमपुर की जो घाटमपुर का जो मृत्यु स्थल है, अंत्येष्टि स्थल है, वहाँ पर उसके मामा द्वारा उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, क्योंकि पिताजी बहुत ही बेसुध थे। उनको बोलने या सोचने या समझने की वो नहीं रह गई थी। फिर बच्चे को बाल न्यायालय अदालत में पेश किया गया। बाल न्यायालय में जो वहाँ की गाइडलाइन होती है कि इसको सज़ा नहीं की जा सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार इसको हनुमंत विहार कॉलोनी स्थित बाल सुधार गृह भेज दिया गया है और उसकी चार्जशीट तैयार की जा रही है। चार्जशीट करने के बाद 3 मुकदमा चलेगा और मुकदमा चलने के बाद जो बाल न्यायालय या न्यायालय उसकी सज़ा मुकर्रर करेगा, वो सज़ा दी जाएगी। अभी तो उसे वहाँ पर बाल न्यायालय हनुमंत विहार कॉलोनी में रखा गया है और रात में पुलिस ने उसकी पूरी निगरानी के साथ रखा गया, क्योंकि वहाँ पर और भी अभियुक्त इसी प्रकार के जो बाल उम्र के होते हैं उनको रखा जाता है। लेकिन ये जो घटनाक्रम है, ये कहीं ना कहीं अभिभावकों को, कहीं ना कहीं विद्यालय के टीचरों को और प्रिंसिपल को भी सोचने पे मजबूर कर दिया कि विद्यालय सरस्वती का पावन मंदिर, जहाँ पर सुरक्षा और बहुत ही सावधानी पूर्वक कार्य कराया जाता है, अनुशासन रखा जाता है, वहाँ पर इस प्रकार की घटना का कहीं से किसी को भी कोई इल्म या अंदाजा न था, जहाँ पर इस प्रकार की बहुत ही जघन्य और निर्मम हत्या कर दी गई। लेकिन ये हत्या और अन्य अभिभावकों के लिए भी एक सबक बन गई और मेरा विनम्रतापूर्वक उन अभिभावकों से भी निवेदन है जिनके युवा बेटी बेटे कहीं ना कहीं ये जो OTT प्लेटफार्म पर सेक्स और हत्या और अपशब्दों का ऐसा तालमेल से जो वेब सीरीजें बनाई जा रही हैं, वो हमारे युवा पीढ़ी के बच्चों को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं और उनके जीवन में इस प्रकार की ऐसे घटनाक्रम समावेशित हो जाते हैं, जिससे इस प्रकार के जघन्य अपराधों को बढ़ावा मिलता है, जैसा कि कानपुर की इस घटनाक्रम में आपको देखने के मिला। क्योंकि इसने YouTube से सर्च करके उसको मारने के तरीके को सर्च किया। इसने OTT प्लेटफार्म जिसमें रति शुक्ला और गुड्डू के बीच के संवादों को इसके पूरे उतरा हुआ था, ये उसी तरह का गुंडा बनना चाहता था, रति शुक्ला की तरह ही पावरफुल बनना चाहता था और कहीं ना कहीं ये अपने सीनियरों को भी हड़काता रहता था। और इसके बिगड़ने का सबसे प्रमुख कारण ये था कि अपने माता पिता का इकलौती संतान था और इसके माता पिता ने इसको जब जिस चीज़ की ज़रूरत हुई उसको पूरा करते थे और संस्कार न देने की बजाय ये धीरे धीरे उसकी आवश्यकताएं पूर्ति होती रहीं और ये इसी प्रकार की शैतानी करता रहा। जब एक अच्छा 6-7 में था तो इसने अपने माता पिता के बाद पर भी एक बार हमला किया था, लेकिन माता ने पहले एक बार पिता को नहीं बताया। जब पिता को भी अशब्द भाषा ये बोलने लगा तो पिता को लगा कि ये कहीं ना कहीं हमारे हाथ से निकला जा रहा है, तो उन्हें लगा इसे सुधारने की आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने उसको अपने भाई के पास भेज दिया था। ये भाई के बाद भी कक्षा 6 और 7 की पढ़ाई की, लेकिन वहाँ पर भी इतनी शैतानियाँ की कि इसके चाचा जो इसको लेकर अपने साथ रखने के लिए गए थे, उनको बाद में अपने भाई से विनम्रतापूर्वक माफ़ी मांगनी पड़ी कि ये जब तक वहाँ रहता है बहुत ही शैतानी करता है और इसको मैं अपने साथ नहीं रख सकता। क्योंकि कितनी बार तो मैं प्रिंसिपल की शिकायत पर विद्यालय जा चुका हूँ। जब कक्षा 7 पास हो गया तो इसके चाचा इसको इसके घर छोड़ गए, लेकिन इसकी शैतानी फिर वहाँ पर पुनः ऐसे ही चालू रही। माता पिता बहुत परेशान हो गए थे। ऐसे में उन्होंने प्लान बनाया
कोई ऐसे रिश्तेदार के पास इसको रखा जाए जो कि बहुत ही सख्त हो, तो सख्त मिजाजों में इसके फूफा का नाम आता था। इसके फूफा का नाम विजय यादव था, जो गंगापुर कॉलोनी न्यू आज़ाद नगर मोहल्ले में ही रहते थे। तो अभी ये कक्षा 9th में पढ़ने के लिए अपने फूफा के पास आया था। 9th में पढ़ा था, हाई स्कूल में था, कक्षा 10 में, और आज़ाद नगर में ही प्रयाग विद्या मंदिर इंटर कॉलेज भी है, और वहीं पर इसने ऐसे जघन्य घटनाक्रम को अंजाम दे दिया। और इसके फूफा भी जीवन पर्यंत सोचने पर मजबूर हो गए। एक रिश्तेदार होने के नाते वो इसको लाए थे, इसको संस्कार देना चाहते थे, इसको पढ़ा लिखा के अच्छा इंसान बनना चाहते थे। लेकिन ये इंटरनेट की दुनिया और ये जो हमारा बाहरी आवरण है और सेक्स और हत्याओं के जो जघन्य अपराध बच्चों में अंदर समावेशित होते जा रहे हैं, ये बच्चों को मानसिक रूप से विक्षिप्त करते जा रहे हैं। उनको सोच व समझ ही नहीं रहती है कि वो किस प्रकार के घटनाक्रम में फंसते चले जा रहे हैं। उनको सिर्फ आज के परिवेश में पाश्चात्य संस्कृति का जो माहौल है, हमारी भारतीय सामाजिकता और संस्कार विलुप्त होते जा रहे हैं। ऐसे में व्यक्ति जो ठान लेता है वो कर डालता है, क्योंकि जब उसने हत्या की, जब उसको पुलिस लेके आई, उसके चेहरे पर कहीं पर भी डर का कोई भी भाव नहीं था। वो बिल्कुल निडर था। उसको लग रहा था उसने जो किया है वो सही किया है, क्योंकि वो उसको अगर नहीं मारता तो वो उसको मार देता। उसने अपने बचाव के लिए बता रहा है कि मैं उसको हत्या की है। लेकिन उधर उसकी माँ और उसकी बहनें, उसके परिवार का जो हाल है, वो एक माँ बाप ही उस दर्द को समझ सकता है, एक सोच सकता है। उसकी माँ बार बार रो रही थी कि शायद मैंने अपने बेटे को यहाँ पढ़ने ना भेजा होता। लेकिन ऐसे जघन्य, ऐसी जो घटनाक्रम होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे दंश, ऐसे वारदातें, ऐसे कांड उन परिवारों को पूर्णतया मजबूर कर देते हैं। ऐसे घटनाक्रम में ऐसे बच्चे जो विद्यालय में आपके बच्चों को परेशान करते हों या कहीं ना कहीं डराते हों, धमकाते हों या इस करते हों, उनसे बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। अभिभावकों को भी अपने बच्चों पे, अपने विद्यालय की गतिविधियों पे ध्यान रखने की आवश्यकता है, और विद्यालय प्रशासन को भी प्रत्येक बच्चे की गतिविधि पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि वो 23 तारीख से चाकू लाता था, विद्यालय में कुछ बच्चों को भी पता था, लेकिन विद्यालय प्रशासन को कैसे नहीं पता था। ये बहुत ही सोचने संबंधी वाली बात है, जिससे इस प्रकार की घटनाक्रम हो पाई। आप सभी लोग ऐसे घटनाओं से सतर्क रहें, सावधान रहें, जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करते रहें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।